गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर का, एसिड्स एंड बेसिस। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसमें नए कंसेप्ट्स मिलेंगे आपको जो आप अब तक पढ़ते आए हो, तो कुछ नया है। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता था कि जो एसिड या बेस है उसको हम कैसे करेक्टराइज करते थे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया जाता था। जैसे कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते थे जो खट्टा टेस्ट करते थे, सोर टेस्ट। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते थे, या फिर मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज़ करते थे, या फिर ऐसे सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर देते थे जो वाटर में नहीं डिज़ोल्व हो रहे। तो उन सब को हम एसिड्स कहते थे। जबकि जो बेस होते थे वो कड़वा टेस्ट करते थे, बिटर। रेड लिटमस को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देते थे और एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते थे। तो उन सब को हम बेसिस मानते थे। जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए, हमारे पास और डेफिनेशंस आई और कुछ कंसेप्ट्स आए जिसमें डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई एसिड्स और बेसिस को। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था वो था आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट जो है वो 1887 में आया, जिसमें क्या था, एसिड वो सब्सटेंस हैं जो डिसोशिएट होकर वाटर में H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंस हैं जो वाटर में डिसोशिएट होकर OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो सिंपल कंसेप्ट है जो आप अब तक पढ़ते आए हो कि अगर H पॉजिटिव दे रहा है कोई सब्सटेंस वाटर में तो वो एसिड है, और OH नेगेटिव दे रहा है तो वो बेस है। तो इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड के, जैसे HCl है, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये H पॉजिटिव और नाइट्रेट आयन। या आप सिंपल एसिड को इस तरीके से शो कर सकते हो, HA जो कि H पॉजिटिव आयन देगा, और एक एनायन होगा जो कि सिंपल एनायन भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स एनायन भी हो सकता है। फिर हमारे पास H2SO4 है जो 2 H पॉजिटिव आयंस दे रहा है। इनको हम डाइप्रोटिक कह सकते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड्स कह सकते हैं। जो सिर्फ एक ही दे रहा है वो मोनोप्रोटिक है। फिर हमारे पास बेसिस हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो OH नेगेटिव जो भी हमें दे रहा है वो बेस हो जाएंगे। स्ट्रेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करेगी कि कितना आयनाइज हो रहा है। जैसे कि या सिंपल आप इसको BOH से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि क्या ये 100% आयनाइज हो रहा है या 75% हो रहा है, कितना हो रहा है। जितना ज़्यादा, अगर ये 100% के क्लोज है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो फुल्ली आयनाइज होता है। अगर कम हो रहा है तो वो वीक एसिड होंगे या बेस होंगे, डिपेंडिंग। तो स्ट्रेंथ हम कैसे डिसाइड करते हैं, डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी टू आयनाइज इनटू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जैसे कि HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। फिर आपके पास एसिटिक एसिड है, CH3COH, HCN है, ये वीकली आयनाइज होते हैं, परसेंटेज आ जाता है, वीक एसिड हो जाएंगे आपके। हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, गिव एग्जांपल ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, 2 वीक एसिड। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। फिर कम्प्लीटली आयनाइज बेस हो जाते हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और वीक बेस हमारे हैं जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वीकली आयनाइज होते हैं। तो एग्जांपल हो गए। इस कंसेप्ट की लिमिटेशन क्या थी कि एसिड में H होना चाहिए और बेस में OH होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे अमोनिया है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, जो बेस हैं, लेकिन वहाँ पे आपको कोई OH नहीं मिलेगा वाटर में। इसी तरीके से और कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं लेकिन ये भी H पॉजिटिव आयंस नहीं देंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम फिर क्लासीफाई नहीं कर सकते इस कंसेप्ट के बेसिस पे। ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है, फर्स्ट ड्रॉबैक है।
दूसरी बात, ये सिर्फ एक्वस मीडियम की बात कर रहा है, हम और भी मीडियम्स में काम करते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। जैसे आप कोई हेक्सेन में रिएक्शन कर रहे हो, वहाँ पे आप कैसे जस्ट डिफाइन करोगे। तो ये इसकी दूसरी लिमिटेशन थी कि ये सिर्फ एक्वस मीडियम पे एप्लीकेबल है। फिर हमारे पास दूसरा कंसेप्ट आया जिसको हम ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट कहते हैं। ये मिला हमें 1923 में। इसमें उन्होंने कहा कि एसिड वो सब्सटेंस हैं जो कि एक प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, प्रोटॉन डोनर्स। और बेस कौन हो गए, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स बेसिस हो गए। तो इन्होंने कैसे दिखाया कि मान लो HCl और वाटर का रिएक्शन है। अगर HCl एक प्रोटॉन को डोनेट करता है वाटर को और H3O पॉजिटिव आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन, और Cl नेगेटिव निकल जाएगा, तो ये प्रोटॉन डोनर हो गया ये वाला सब्सटेंस, तो ये एसिड है। और इसी तरीके से NH4 पॉजिटिव है, ये भी क्या करता है, एक H पॉजिटिव को क्या खाए, तो NH4 पॉजिटिव है जैसे कि ये भी एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे H हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा H3O पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो कि जो एसिड था उसने जब प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो वो एक काइंड ऑफ बेस बच जाता है उसके मॉलिक्यूल के पार्ट में। जैसे Cl नेगेटिव एक बेस है, यहाँ पे भी अमोनिया एक बेस है, और जो जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया अब वो एसिड में कन्वर्ट हो गया है। पहले वो बेस था, लेकिन अब उसने क्योंकि H पॉजिटिव आ गया, अब वो खुद एक एसिड बन गया है। तो यहाँ पे एक टर्म आती है कॉन्जुगेट एसिड और बेस की। तो पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इन रिएक्शंस को हम प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने प्रोटॉन एक्सचेंज की बात की है। और कुछ ऐसे एसिड होते हैं, जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इनको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं, जैसे कि वाटर हो गया। अभी पीछे रिएक्शन में हमने देखा HCO3 नेगेटिव है, बाइकार्बोनेट आयन, या फिर HSO4 नेगेटिव है, बाइसल्फेट आयन। तो ये सब्सटेंस जो है ये दोनों बिहेवियर शो कर सकते हैं। एम्फो मतलब ड्यूअल, बोथ, तो बोथ बिहेवियर यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। फिर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछ लेते हैं, व्हाट आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। बहुत सिंपल बात है, जैसे सिंपल रिएक्शन आपने याद रखना है, HCl और अमोनिया का रिएक्शन। यहाँ पे HCl जो है वो अपना H पॉजिटिव यानी एक प्रोटॉन अमोनिया को डोनेट करेगा, तो अमोनिया जब उसको एक्सेप्ट करता है अमोनिया मॉलिक्यूल, वो NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, Cl नेगेटिव आयन। तो जो HCl था, एसिड था, उससे क्या बचा, Cl नेगेटिव। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है एसिड का। HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या है, Cl नेगेटिव, जो इसमें प्रोटॉन निकालने के बाद बचा। फिर यहाँ पर जो एक बेस है अमोनिया, इसने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक एसिड बन गया। अमोनियम आयन जो है वो एक एसिड है, एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है अमोनिया का, NH4 पॉजिटिव आयन। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, बेस फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, जैसे कि ये था, एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम एन बेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस। तो इस तरीके से आप डिफाइन करोगे। और एक और इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें हम लेंगे नाइट्रिक एसिड और वाटर। तो जब आप इन दोनों को ट्रीट करोगे, ये अपना H पॉजिटिव डोनेट करेगा और नाइट्रेट आयन बनाएगा, जो कि इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा इस एसिड का। वाटर भी एक्सेप्ट करेगा H2O, एक H पॉजिटिव, तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा जो कॉन्जुगेट एसिड है इसका बेस का। अब इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ये वीक एसिड है अगर, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जब ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो जो बेस, जो आयन बचेगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है उससे जो एसिड बनेगा वो वीक एसिड है। तो ये आपने थोड़ा रिलेटिव बात याद रखनी है। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड हैज़ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस हैज़ वीक कॉन्जुगेट एसिड एंड वीक बेस हैज़ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट
एसिड। तो ये आप रिलेट कर सकते हो। इसकी वजह क्या है, अब जैसे ये वीक एसिड है मान लो, अब जब आप इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो ये आयन बनता है। इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये किसी को एक्सेप्ट कर ले क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को मतलब इसके पास है तो पर ये देना चाहेगा आगे, तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो जैसे HCl है, इससे जो बेस बना था वो Cl नेगेटिव था, जो इतनी जिसकी टेंडेंसी नहीं है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहेगा, इस वजह से ये वीक कॉन्जुगेट बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब इस कंसेप्ट का एडवांटेज क्या था, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो आप HCl और अमोनिया का एग्जांपल याद रखना, इससे आप लिख पाओगे। एक एग्जांपल अगर आप माइंड में रख के याद रखोगे तो आपको इसको अटैम्प्ट करना आसान होता है। अब इस कंसेप्ट का अगर हम एडवांटेज देखें तो इसमें हम सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया का बेसिक बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स पे लिमिटेड नहीं है, इसमें आप आयनिक स्पीशीज़ भी कवर कर सकते हो। और ये एसिड बेस्ड रिएक्शन को नॉन एक्वस मीडियम में भी एक्सप्लेन करता है, ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। तो ये तीनों एडवांटेज मिले हमें। फिर लिमिटेशन क्या है, ये एसिडिक ऑक्साइड्स को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा अभी भी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। और जो हमारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, जो किसी सॉल्वेंट की एब्सेंस में रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड से रिएक्ट करोगे तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया एक तरीके से, क्योंकि एक एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन था। फिर दूसरी बात, कुछ सब्सटेंस हैं जैसे BF3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं लेकिन ये प्रोटॉन नहीं डोनेट करते, ना ये H पॉजिटिव रिलीज़ करते। तो ये इसके लिमिटेशन है। ये दोनों ये जो केसेस हैं, ये वाले मॉलिक्यूल के केसेस, ये ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट की लिमिटेशन है। फिर इसको ओवरकम करने के लिए ल्यूइस ने कंसेप्ट दिया था एसिड और बेस का 1923 में। ये काफ़ी फेमस और वाइडली कवर करता है, ये फेमस कंसेप्ट है। इन्होंने कहा एसिड क्या है, वो सब्सटेंस जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं एसिड्स, और जो डोनेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को वो हैं बेसिस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है BF3 और अमोनिया मॉलिक्यूल का। बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो BF3 मॉलिक्यूल है वो एक ल्यूइस एसिड बन जाता है और अमोनिया मॉलिक्यूल एक ल्यूइस बेस बन जाता है, जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं। क्योंकि डोनेशन हुआ है ना, तो हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करेंगे। तो यहाँ पे ये एसिड हो जाएगा BF3 और अमोनिया क्या हो जाएगा, बेस। तो इस तरीके से हम ल्यूइस एसिड बेस रिएक्शन को शो कर सकते हैं। तो ल्यूइस एसिड क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ऐसे कंपाउंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट आसानी से करेंगे। उसके लिए वो क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर लेते हैं वैलेंस शेल का, और जिसमें ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, जैसे कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम BF3 है, FeCl3 है। ऐसे कंपाउंड्स जो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। जैसे एल्यूमिनियम में कैसे डेफिशिएंसी होती है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो नियॉन 10, 3s2 और 3p1। जब ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है p में, ठीक है। इस तरीके से इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर एक एक क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो ये 3 बॉन्ड बना लेता है। ये एक ऑर्बिटल एम्प्टी रह जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। सिमिलरली आप बोरोन के केस में बता दोगे, यहाँ पे हीलियम आ जाएगा और 2s2 2p1।
FeCl3 के केस में d ऑर्बिटल्स होंगे जो एम्प्टी होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या करते हैं, ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। फिर हमारे पास सिंपल केटायंस है जिनको भी हम ल्यूइस एसिड में कैटेगराइज कर सकते हैं। स्मॉल केटायंस आर स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड्स, और जबकि जो लार्जर केटायन है वो वीक ल्यूइस एसिड होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, बेरियम, सिल्वर। और स्मॉल कौन हो जाएगा, जैसे लिथियम, हाइड्रोजन। सिल्वर आयंस हैं जैसे तो ये अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये एसिड ल्यूइस एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। सिमिलरली कॉपर आयंस है, ये भी HCl से रिएक्ट 4 क्लोराइड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं और CuCl4 2 नेगेटिव आयन बन जाता है। अब अगर आप चार्जेस को कंपेयर करोगे तो जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा वो स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड होगा। सेम आयन की केस में हम बात कर रहे हैं, जैसे Fe3+ है वो स्ट्रॉन्गर ल्यूइस एसिड है एज कम्पेयर टू Fe2+, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। तो ये दूसरी कैटेगरी थी केटायंस की, जिनको हम ल्यूइस एसिड बोल सकते हैं। पहले थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। फिर हमारे पास आते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें वेकेंट d ऑर्बिटल है, जैसे कि Sb सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, SbF5 टिन टेट्राक्लोराइड। कार्बन की फैमिली दिख रही है ये नाइट्रोजन की फैमिली है, एंटीमनी आ जाए, टेल्यूरियम आ जाएगा, ऑक्सीजन की फैमिली में है ये टेल्यूरियम टेट्राब्रोमाइड। तो ये सब्सटेंस भी ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं और अपनी वैलेंस शेल को एक्सपैंड कर लेते हैं ऑक्टेट से। तो जब आप इनको किसी अनायन से ट्रीट कर रहे हो तो इससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके इस तरीके के कॉम्प्लेक्स आयन बना लेते हैं। अच्छा, ये फोर्थ कैटेगरी भी है हमारे पास जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो जिनमें सेंट्रल एटम ऐसे एटम्स के साथ बॉन्डेड है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उससे अलग है। तो उस केस में ये मॉलिक्यूल भी ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे CO2 का एग्जांपल है यहाँ पे, कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो सकता है। तो ये क्या करता है, OH नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये OH नेगेटिव इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ऊपर ले लेगा और इस तरीके से ये बाइकार्बोनेट आयन बन जाता है। तो ये हमारे पास 4 कैटेगरी थी ल्यूइस एसिड की। पहले थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, दूसरे केटायंस, तीसरे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, फोर्थ ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम से बॉन्डेड हैं। फिर हमारे पास आता है ल्यूइस बेसिस, जिसमें कि सबसे पहले न्यूट्रल स्पीशीज़ आएंगी जो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो वो डोनेट कर सकते हैं, एटलीस्ट एक हो। जैसे अमोनिया है, अल्कोहल्स होते हैं, ईथर्स हैं, कीटोन्स हैं, इस तरीके से ये हो जाएंगे। फिर नेगेटिवली चार्ज आयंस यानी एनायंस, Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये सब के सब लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि अल्कीन्स, अल्काइंस, ब्यूटाडाइंस, जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जैसे क्रोमियम के साथ बेंजीन मॉलिक्यूल की रिएक्शन दिखाया है, तो यहाँ पे इस तरीके से सैंडविच कंपाउंड बनता है। ये बेंजीन रिंग होता है यहाँ पे, फिर क्रोमियम इधर, नीचे फिर से एक रिंग होती है, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो जाता है। ये सब लुईस बेसिस की तरह बिहेव करते हैं। फिर इनकी रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन। ये एक लुईस एसिड है, ये लुईस बेस, ये इसको डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन पेयर और इस तरीके से ये अमोनियम आयन बन जाता है। सिमिलरली BF3 को हम F नेगेटिव के साथ दिखा सकते हैं। ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है, BF4 नेगेटिव बन जाएगा। लिमिटेशन क्या है इस कंसेप्ट की? It is not possible to compare relative strength of acid and bases. Acids like HCl, H2SO4 are protonic acid but they do not form coordinate bond. तो यहाँ पे हम मेनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई दे रहा है हर जगह, लेकिन
HCl और H2SO4 के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हम उनको कैसे क्लासीफाई करेंगे? एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन है वो स्लो होते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसकी थोड़ा मिसफिट है ये वाला फैक्टर। ये बहुत ज़्यादा जनरल कंसेप्ट हो गया, इसने सबके सारे के सारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अपने अंदर ले लिया है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। फिर इस पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये हमने 3 कंसेप्ट डिस्कस कर लिए। असाइनमेंट आप अपने प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस देख सकते हो, जिसमें क्या आ जाएगा, आपको अर्हेनियस कंसेप्ट डिस्कस करना आना चाहिए, 2 मार्क्स में आ जाता है। पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होते हैं वो उनके एग्जांपल दो, मतलब जो एक से ज़्यादा प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं, जैसे H2SO4 है, H3PO4 है। अच्छा, वीक एसिड का एग्जांपल तो दो, एसिटिक एसिड और HCN। फिर इनको आइडेंटिफाई करना है आपको स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। आपको ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट डिस्कस करना है, इसकी क्या एडवांटेज और है इस कंसेप्ट से वो बताना है और लिमिटेशन बतानी है। फिर कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, 2 एग्जांपल दो। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी आता है बच्चों को, ये कई बार अटैम्प्ट करना नहीं आता, ध्यान से पढ़ने से ही आएगा आपको। फिर आपको ल्यूइस कंसेप्ट देना है एसिड और बेसिस का, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेशन और एक्सेप्टेंस की बात करेंगे। फिर आपको ल्यूइस कंसेप्ट की लिमिटेशंस बतानी है, अभी हमने पीछे की थी कि बहुत ज़्यादा जनरल है और HCl H2SO4 को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और इसमें हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिखाई है जो कि स्लो होता है, जबकि एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, आपने जैसे मिक्स किया उसी टाइम हो जाता है। तो कुछ लिमिटेशंस आपको बताना आना चाहिए। फिर यहाँ इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ल्यूइस एसिड कौन है और बेस कौन है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके लुईस बेस, और सिर्फ एक यही एसिड है जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए, वो लुईस बेस होता है, और जो खाली है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वो लुईस एसिड होता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।